हेलो गाइस, आज हम सेशन नंबर 4 यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेशन 4 बेसिक राइटिंग स्किल्स 1 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सेशन 1 यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का पढ़ा था, जिसमें हमने पूरे सेशन को पढ़ा था। इसके साथ साथ मैंने आपके ग्रुप पर आपके चारों सेशन से पहले वाले लास्ट 3 सेशंस के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स उन नोट्स को अपनी नोटबुक में उतारें। बेसिक राइटिंग स्किल्स, दैट मीन्स वो स्किल्स जो कम्युनिकेशन में हमें राइट करने में हेल्प करती हैं, यानी हमारे मैसेजेस को रिटन फॉर्म में डालने में हमारी हेल्प करती हैं। कैसे डाल सकते हैं हम, कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से ट्रेट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। जनरली हम जो हमारे यहाँ जो यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास कॉमन चीज़ें जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से कोई भी सेंटेंस या कोई भी मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, वो हैं आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, फ्रेजेस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस आप सबको पता है, आप जैसे कि इंग्लिश में पढ़ते होंगे। सेंटेंस क्या होता है? What is sentence? Sentence is a group of words having a complete meaning which makes sense and convey specific message or meaning to the receiver. ठीक है, क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़कर रखा जाता है और एक लय में रखा जाता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है, जो हमें क्या देता है? एक कंप्लीट मीनिंग देता है हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए, जिससे हमें कंप्लीट सेंस निकलती है, सेंस मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंडर जो है हमें क्या कहने वाला है। ठीक है, उससे हमारा मैसेज इजीली कन्वे हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में। शीना वर्क्स इन एन ऑफिस। शीना एक ऑफिस में काम करती है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग यू राइटिंग स्किल्स। आई एम टीचिंग एक सेंस निकलती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आगे, और आई एम टीचिंग यू राइटिंग स्किल्स, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, इसे कंप्लीट पता चलता है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, राइटिंग स्किल्स। ठीक है, आई एम टीचिंग यू राइटिंग स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैविंग सेशन 4 बेसिक राइटिंग स्किल्स ऑफ योर बुक IT कोड 402। इज दैट क्लियर? क्या सेंस निकलती है? हमने एक सेंटेंस बोला कंप्लीट, जिसमें पूरी जानकारी है, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ राइटिंग स्किल्स सेशन नंबर 4 बुक IT कोड 402। ठीक है, और सेशन नंबर 4 इट कंसिस्ट एन इंग्लिश लैंग्वेज विच हेल्प्स यू टू मेक सेंटेंसेस एंड कन्वे योर मैसेजेस। ठीक है, वो क्या हेल्प करती है आपको ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है, और जो आपको हेल्प करती है आपके मैसेजेस को कन्वे करने में। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसमें? ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, अब एक सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक सेंटेंस में ज़रूरी होती है सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, जिस पर आपके एक्शन का प्रभाव पड़ता है, जो एक्शन करता है, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं।
ठीक है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, इसके अलावा एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के लास्ट में हम उस पार्ट को रखते हैं जो खाली होता है, जो लेफ़्ट रह जाता है, जो बचा हुआ रह जाता है, वो आपके सेंटेंस के लास्ट में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो पूरे कार्य को, जो एक्शन को कर रहा है, ठीक है, जिस पर हमारे एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है। और वर्ब क्या है, ये वर्ब आपके पास वो एक्शंस हैं कर्ता के द्वारा किए गए जिन पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो बच जाता है वो लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमें पहचान कराती है सेंटेंस में कि हम कौन से काल में, कौन से टेंस में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। जैसे शीना वर्क्स इन एन ऑफिस, इससे हमें पता चलता है शीना अभी भी काम करती है ऑफिस में। ठीक, शीना पहले भी करती थी, अभी भी करती है, यानी भूत और प्रेजेंट दोनों का पता हमें इस सेंटेंस से चल रहा है। तो इसमें क्या है, शीना आपकी सब्जेक्ट हो गई, कर्ता कौन हो गया, कौन करता है, शीना। क्या काम है, वर्क्स। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कहाँ पर, दोनों का प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है, ऑफिस में। ठीक है, इसके अलावा एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन वो लेटर्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं या वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट बनाती हैं, जिनसे हमें एक सेंटेंस का पता चलता है कि वो कहाँ पर सेपरेट हो रहा है, किस तरीके का है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कैपिटल लेटर्स पंक्चुएशन में, कैपिटल लेटर को कहाँ आना है, कहाँ पर एंड हो रहा है, एंड के लिए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सभी आपके कहाँ किस में आते हैं, पंक्चुएशंस में। ठीक है, इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं सेंटेंस के लिए, वो होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सेंटेंस का मुख्य भाग होते हैं, जो आपके बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर इफ़ेक्ट डालती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सेंटेंस की फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन 3, 4, सेंटेंस फॉर्मेशन 1, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, बेसिक सेंटेंसेस, एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट होती हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन अभी मैंने बताया, सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये रेस्ट पार्ट जो बच गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी रिपोर्टेड वर्ब्स, कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। बेसिक फ्रेमिंग क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें WH वाले क्वेश्चंस हम क्वेश्चन बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने बात को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चंस के ज़रिए। क्वेश्चन बनाना फ्रेमिंग क्वेश्चंस कहलाता है। बेसिक सेंटेंस एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स। ठीक है, मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो अभी हमने बताए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके, सब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, नाउ फ्रेजेस क्या चीज़ होती हैं, फ्रेजेस आपके पास ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, दैट फॉर्म अ कंप्लीट यूनिट, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेंस तो होती है, पर ये स्ट्रक्चरली कंप्लीट नहीं होते, ना ही कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक, ये अपने आप में कंप्लीट यूनिट होती है, बट नॉट हैव स्ट्रक्चरली कंप्लीट एंड डज नॉट कन्वे द फुल मीनिंग। ना तो ये कंप्लीट मीनिंग शो करते हैं, ना ही स्ट्रक्चर इनकी कंप्लीट होती है। एक टोटली इस तरीके से बोल देते हैं, फ्रेजेस मतलब आपके मुहावरे। ठीक है,
जैसे मुहावरे का मीनिंग तो होता है, पता चलता है कि ये कुछ बोल रहा है, अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, उसका कहीं कोई अधूरापन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो एक सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है ऑन द रूफ टॉप, छत पर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर। ये मीनिंग क्लियर है लेकिन टोटली क्लियर नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। अब ये मीनिंग क्लियर कब होता है? जब ये सेंटेंसेस में फ्रेजेस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दे रखा है ही इज़ सिटिंग ऑन दी रूफ टॉप, वो रूफ टॉप पर बैठा हुआ है, छत के ऊपर बैठा हुआ है। माई डॉग इज़ लाइंग अंडर द टेबल, मेरा डॉग टेबल के नीचे है। द बेकरी इज़ अराउंड द कॉर्नर, बेकरी हमारे पास में ही है, अराउंड द कॉर्नर मतलब पास में ही है। नाउ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अब देखिए सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, आज इसमें पढ़ेंगे हम सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस बेसिकली आपके 4 प्रकार के होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं। डेक्लरेटिव स्टेटमेंट, इन्हें स्टेटमेंट भी बोलते हैं सेंटेंसेस को। डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, इंटरोगेटिव को क्वेश्चंस भी बोलते हैं ये आपके, और इम्पेरेटिव जो होती हैं वो आपकी कमांड्स या रिक्वेस्ट होती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये आपके एक्सक्लेमेशंस होते हैं, आश्चर्य को शो करते हैं, जो आपकी पंक्चुएशन का एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा शो किए जाते हैं। फर्स्ट डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? देखिए डेक्लरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप के साथ, ठीक है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। इन सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इनमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है और वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया था शीना वर्क्स इन अ ऑफिस। इसमें क्या आ रहा है? शीना सब्जेक्ट है जबकि वो पहले आया हुआ है, वर्ब से, वर्ब क्या है? वर्क्स, ठीक है, और ऑफिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ना एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जेम्स सिंग्स, आपकी बुक में दिया हुआ है जेम्स सिंग्स, जेम गाना गाता है, जेम गाता है। अगर हम इसमें एक और लगा दें, जेम्स गाना गाता है तो कैसे बोलेंगे? जेम्स सिंग अ सॉन्ग, जेम्स सिंग अ सॉन्ग। मीनिंग क्लियर है? जेम्स सिंग्स, इससे भी मीनिंग क्लियर है। तो क्या हो गया? जेम्स आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन एक सेंटेंस में ये बात याद रखिएगा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है एक सेंटेंस के अंदर? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक। अब इसमें देखिए जेम्स सिंग्स, छोटे से 2 वर्ड दे रखे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है। केवल इन 2 वर्ड से ही हमें मीनिंग क्लियर है कि कोई जेम्स है जो क्या करता है? वो गाना गाता है। हमारे 2 क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। हु इज़, व्हाट इज़ जेम, व्हाट इज़ क्या है, कौन है, हु इज़, एंड व्हाट डज ही डू, क्या करता है वो? सिंग्स। हु, जेम्स, कौन है? जेम्स है, क्या करता है? सिंग्स, गाना गाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है? हमें डेक्लरेशन का पता चल रहा है। हमारा जो डिक्लेयर हो रहा है उसमें वो डेक्लरेशन दिखा रहा है, इसलिए इन सेंटेंसेस को हम डेक्लरेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता, इसलिए इनको हम सिंपल या असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस में आपके कई तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे जो आपके टेंस पर डिपेंड करते हैं। इन्हीं में कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं, सिंपल के साथ साथ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं,
सिंपल सेंटेंसेस अभी मैंने कहा जेम्स सिंग्स, लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जो दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जो सेंटेंस है वो ज़्यादातर WH वर्ड से शुरू होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे फ्रेमिंग क्वेश्चंस की। फ्रेमिंग क्वेश्चंस भी आपके ये होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस में? फ्रेमिंग क्वेश्चन में हमें आंसर दिया हुआ होता है, जिसका क्वेश्चन हमें बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? मैं क्या कर रही हूँ। व्हाट एम आई डूइंग? क्वेश्चन आंसर क्या है? आई एम टीचिंग। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया इसका? व्हाट एम आई डूइंग, ठीक। तो जब आंसर का क्वेश्चन हम बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेमिंग क्वेश्चंस, आंसर्स का क्वेश्चन बनाना, ठीक है। ये आपके किस में आते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं या क्वेश्चंस हमें दे रखे होते हैं। हमारा जो सेंटेंस है वो होता ही क्वेश्चन नुमा है। ज़्यादातर ये WH से शुरू होते हैं या आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। इससे शुरू होते हैं, या तो WH से शुरू होंगे या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जी आपने इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इज़ ही योर क्लासमेट? क्या वह तुम्हारा क्लासमेट है? व्हाट इज़ योर स्कूल नेम? तुम्हारा स्कूल नेम क्या है? आंसर क्या हो गया? तुम्हारा स्कूल नेम क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो मेवात मॉडल स्कूल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? हम मेवात मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आंसर हो गया। अगर इसका फ्रेमिंग करना हो क्वेश्चंस तो क्या करेंगे? हम मेवात मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। इन विच स्कूल यू रीड, या सिंपल कहें व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, ठीक है। इज़ ही योर क्लासमेट? क्या वह तुम्हारा क्लासमेट है? देखिए इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और वो आपका कहाँ आया हुआ है? पहले। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन मार्क। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें स्टार्टिंग में क्या आती है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, या जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, फर्स्ट सेंटेंस में व्हाट इज़ आया हुआ है। पहले WH वर्ड है, उसके बाद आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो ज़्यादातर आपके रिपोर्टेड वर्ब्स में हम यूज़ करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम यूज़ करते हैं, या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनको। ये आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी ने, सेंडर ने या रिसीवर ने हमें कमांड या इंस्ट्रक्शंस या प्रोविजन या रिक्वेस्ट या एडवाइस दी है। यानी वो सेंटेंस जिनसे हमें पता चले कि हमें क्या कहा जा रहा है, कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, प्रोहिबिशन है किसी चीज़ का, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, या हमें एडवाइस या सजेस्ट किया जा रहा है। ऐसे वर्ड्स का जिस सेंटेंसेस से पता चले वो सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जी ज़्यादातर आपके ऐसे सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं? बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ज़्यादातर वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। आपकी वर्ब ही जनरली क्या होती है? सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। जनरली इसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है, लेकिन वर्ब ही आपकी एज ए सब्जेक्ट यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ दे रखे हैं बी ब्रेव, बहादुर बनो, ठीक है। ये क्या हो गई? एक एडवाइस है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, इट्स एन ऑर्डर, ठीक है। इट्स एन ऑर्डर, ये क्या है? ऑर्डर है। इससे क्या पता चल रहा है? शट द डोर। शट सब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में वर्ब भी नहीं है, लेकिन कैसी वर्ब है? बेस वर्ब।
बेस फॉर्म है वर्ब की, डायरेक्ट यहाँ पर कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया है। बी ब्रेव, इसमें कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक वर्ब भी है और एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है, वो अपने आप में ही संपूर्ण है। ठीक है। प्लीज़ डू मी अ फेवर, आपकी बुक में दे रखा है कृपया मेरी पक्ष लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। पता चल रहा है इससे, जहाँ पर प्लीज़ आता है तो वहाँ वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, आपके रिक्वेस्ट वाले होते हैं। ठीक है। ये आपके क्या हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में और फ्रेजेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, हालांकि फ्रेजेस भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जनरली हमें कमांड या इंस्ट्रक्शंस का पता चलता है, वहीं पर फ्रेजेस में किसी चीज़ का पता नहीं चलता। ठीक। फ्रेजेस जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, गोइंग टू स्कूल। ठीक, स्कूल जाना, ये आपका फ्रेज हो गया। जबकि गो टू स्कूल अगर हम इसे कर दें, गो टू स्कूल, वो क्या हो गई, एक कमांड हो गई। ठीक, तो अंतर पता चल गया दोनों में। गो टू स्कूल आपका एक सेंटेंस है, कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जबकि गोइंग टू स्कूल आपका एक फ्रेज हो गया। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें क्या यूज़ होते हैं आपका, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, हमारे इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करते हैं। इनसे हमें ख़ास पता चलता है। कई बार अचानक से कोई वर्ड निकल जाता है, कोई बात निकल जाती है, वो हमारे किस में शामिल होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और इनका सेंटेंस का पता किससे चलता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। जनरली हम क्या लगाते हैं इनमें, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ठीक इस तरीके का होता है जैसे आपके इस एग्जाम्पल के पीछे लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये पंक्चुएशन लगाई हुई है, इस मार्क को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। ये जनरली ये वर्ड्स किससे शुरू होते हैं, व्हाट से, हाउ से, या किसी भी ऐसे लिटरल वर्ड से। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं से शुरू हों, लेकिन ये हमेशा एंड किससे होते हैं, ये निश्चित है, एंड किससे होंगे, आपके एक्सक्लेमेशन मार्क से। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, व्हाट अ वेदर, वाओ व्हाट अ वेदर, वाओ आज कितना अच्छा मौसम है। ठीक है। वाओ शी इज़ लवली गर्ल, ठीक, वाओ व्हाट अ लवली गर्ल, सो क्यूट, सो क्यूट, हाउ क्यूट। ठीक, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं या ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके किस में आते हैं, आपके एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में। तो ये जनरली हमारे क्यों हमने यहाँ पर पढ़े, ये आपकी राइटिंग स्किल का हिस्सा हैं, जो हमारे किसके काम आते हैं, हमारे मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते ही क्यों हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है हमें अपने मैसेज को लिखने के लिए या आगे पास करने के लिए। ठीक है। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ यहाँ पर, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, आपको पहचानना है। इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा और आपको ये सेंटेंस का टाइप बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है इसे। ठीक है। नाउ आगे अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पर, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो हमने 9th में भी पढ़ा है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये राइटिंग स्किल का हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके कितने पार्ट होते हैं टोटल, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी टोटली 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये आप देख रहे हैं एक ट्री लाइक आपको बना हुआ है, ये ट्री हो सके तो आप अपनी कॉपी में मैनेज कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 टोटल पार्ट होते हैं। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें आपके पार्ट्स बताए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक, डिटरमाइनर्स एंड प्रपोजिशंस। ठीक है। इनको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके फ्रेजेस, सेंटेंसेस इनको चाहिए होते हैं। ठीक है। क्लॉजेस, कंजंक्शंस, कुल मिलाकर हमारे कितने पार्ट हो गए हमारे पास,
कंजंक्शन और इंटरजंक्शन लगभग सेम ही होते हैं। तो अगर हम कंजंक्शन और इंटरजंक्शन को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास कितने हैं? ओवरऑल 8 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं। तो हम टोटली क्या कह सकते हैं? वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंक्लूडेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? लेट्स सी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपने लास्ट टाइम देखा कि हमारे पास 3 हिस्से हमारे सेंटेंस के हैं, जिसमें एक में सब्जेक्ट होता है, एक में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और लास्ट जो बच गया, सब्जेक्ट के साथ साथ बीच में वर्ब थी, लास्ट जो बच गया वो क्या है आपका? उसे क्या कहते हैं लास्ट पार्ट को? प्रेडिकेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम सिंपली फॉर्म में क्या कह सकते हैं? हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट मेनली और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, एक मेन और दूसरा सबऑर्डिनेट। ठीक, हमारा जो मेन है वो मेन पार्ट सबऑर्डिनेट पर इफेक्ट डालता है। सबऑर्डिनेट हमेशा किसके अकॉर्डिंग काम करता है? कर्ता के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है द ओल्ड मैन बिल्ट ए रोड, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन क्या है? सब्जेक्ट है, जबकि जो रेस्ट जो पार्ट है प्रेडिकेट, लास्ट का जो पार्ट रह गया बिल्ट ए रोड, ओल्ड मैन क्या कर रहा है? कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोड पर। ओल्ड मैन का कार्य क्या है? क्या काम करता है वो? क्या किया उसने? बिल्ट ए रोड, उसने एक रोड बनाई। ठीक है, तो ओल्ड मैन बिल्ट ए रोड, तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो गया? बिल्ट ए रोड, जबकि आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज ओल्ड मैन। ठीक, लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, इसी में ऑब्जेक्ट भी शामिल है। द ऑब्जेक्ट इज ए रोड, आपका बिल्ट वर्ब हो गई, रोड आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं? प्रेडिकेट में दोनों चीज़ें आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। अल्टीमेटली हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए? वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट किस में है? आपके प्रेडिकेट में है। तो अल्टीमेट हमारे पास कितने पार्ट हो गए हमारे सेंटेंस के? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? 2 फॉर्म हो गई, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। सबसे पहले नाउन, आपको पता है नाउन क्या होता है? नाउन क्या होती है? नाउन मतलब हिंदी में हम इसे संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। नाउन आपका क्या होता है? किसी वस्तु विशेष का स्थान का नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। या वर्ड कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेस, थिंग, ठीक है, या नेम ऑफ एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, इज कॉल्ड अ नाउन। अब नाउन भी जनरली थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर हम पर्सन वाइज देखें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, सब क्या कहलाता है? नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दे रखा है रीमा, चेन्नई, ठीक है, बॉक्स, या आपके स्कूल का नाम मेवात मॉडल स्कूल, ठीक है, या किसी का भी नाम, जगह का नाम पुनाना, जगह का नाम हतीन, तो हतीन अपने आप में क्या हो गया? नाउन। ठीक है, प्रोनाउन आपके पास वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। हमेशा हम बार बार किसी का नाम, अगर हमें पैराग्राफ लिखना है या डॉक्यूमेंट लिखना है या किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में जिक्र करना है, तो हम बार बार उसका नाम थोड़े ना लेंगे। हम क्या करते हैं? हम उसकी जगह पर वह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वह वहाँ जाता है, ठीक है, उसने ये किया, उसने वो किया। तो वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है? वह, ठीक है, उसने। तो ये सारे शब्द क्या हैं? प्रोनाउन। ये किसकी जगह पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं? नाउन की जगह पर। ठीक है, कौन कौन से वर्ड होते हैं इंग्लिश में? ये
ही, शी, इट, आई, वी, दे, मी, हर, ठीक है, हिज, हिम, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, आपके प्रोनाउंस हैं, जिसमें ही, शी, इट, आई ये क्या हैं, सिंगुलर हैं, जबकि वी, दे, देयर ये सब आपके क्या हैं, प्लूरल्स, ठीक है। ना वर्ब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वर्ब क्या होती है। वर्ब आपके पास वो शब्द होते हैं जिनसे हमें एक सेंटेंस के अंदर कर्ता के कर्म के करने का एहसास होता है, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि क्या एक्शन क्या हो रहा है, यानी एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे क्राई, डू, गो, कम, ये सब क्या हैं, आपके वर्ब के वर्ड्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव आपके पास वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, ओल्ड मैन बिल्ट ए रोड, जो कैसे का आंसर देता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कैसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, ओल्ड मैन, ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। शी इज़ द गर्ल, कौन सी वाली लड़की, शी इज़ द गर्ल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ही दे रखा है यंग गर्ल, कैसी लड़की, यंग गर्ल, ठीक है। एन इंटेलिजेंट बॉय, कैसा लड़का, इंटेलिजेंट बॉय। ऐसे जो शब्द जो हमारे नाउन को या प्रोनाउन को स्पेशल बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो नाउन को बताते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है तो ए, और यदि वो खास है तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं, दी। आर्टिकल 3 होते हैं हमारे पास, ए, एन और दी। यदि वॉवल प्रोनाउंसिएशन है, यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन या साउंड हम कह सकते हैं, साउंड यदि बोलते समय हमें किसकी सुनाई दे रही है, वॉवल साउंड सुनाई दे रही है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। कोई खास है, स्पेशल वर्ड है, स्पेशल नाउन है, यदि किसी वर्ड को स्पेशल बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दी, ठीक है। बाकी सबके साथ हम ए वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास हो गए, ए, एन और दी, ठीक है। ये किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउन को, ओके। एडवर्ब हमारे पास वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं, यानी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। विशेष्य, एडवर्ब किसको कहते हैं, विशेष्य को, जबकि एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे पास, विशेषण, ठीक है। क्लियर। एडवर्ब क्या चीज़ है हमारी, एडवर्ब वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, जो हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो हमारे विशेषण की भी विशेषता बताएं उनको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब्स और वर्ब्स। इनमें कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं, हाईली, क्विकली, ऐसे शब्दों का, स्लोली, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम एडवर्ब में करते हैं। और जनरली ये कहाँ आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। जनरली, हमेशा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं इनका, लास्ट में। हार्डली, ठीक है, हार्डली है, क्विकली है, स्लोली है, लिटिल है, ये सब कैसे वर्ड्स हैं, ये हमारे एडवर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मूथली है, ऐसा वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें जो लास्ट में आ रहे हों और हमारी किसको विशेषण बता रहे हैं, जम्प्ड, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल ही जम्प्ड क्विकली, उसने बहुत जल्दी से जंप किया। अब हमारे पास ही जम्प्ड अपने आप में, उसने जंप किया, ये वर्ब भी है और वर्ब भी कैसा है, एडजेक्टिव भी है। जंप किया, लेकिन कैसा, जंपिंग अपने आप में क्या है, जंपिंग नाउन है, और जंपिंग जो है वो अपने आप में उसका विशेषण हो गया कि उसे जंप करना आता है। लेकिन जंप कैसे किया, क्विकली किया, तो उसने किसकी विशेषता बता दी यहाँ पर, विशेषण की भी। उसकी विशेषता क्या है, जंप करना, ठीक है, और उसकी भी विशेषता उसने बता दी, कैसा जंप करता है वो, क्विकली, ठीक है।
नाउ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन आपके क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस आपके पास वो वर्ड्स होते हैं जो टाइम और स्पेस के हिसाब से हमारे सेंटेंस में क्या शो किए जाते हैं, हम उसकी पोजीशन शो करते हैं वर्ड्स की कि ये कहाँ पर प्रयोग में लाए जाने हैं। ए वर्ड दैट शोज द पोजीशन इन टाइम और स्पेस, जो टाइम और स्पेस के हिसाब से किसकी पोजीशन बताए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिग इन, इन इन जो शब्द है ये कहाँ पर प्रयोग हो रहा है? डिग इन। लेकिन इन बिटवीन अगर हम यूँ कहें तो इन कहाँ गया पहले, तो वो टाइम स्पेस के हिसाब से आ गया। डिग के बाद में आ रहा है इन, जबकि बिटवीन से पहले इन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये इन क्या है? आपका प्रीपोजिशन। ये वो शब्द हैं जो अपने आप में अपनी पोजीशन डिफाइन करते हैं टाइम और स्पेस के हिसाब से, अपने आप सेट हो जाते हैं टाइम और स्पेस के हिसाब से जहाँ जगह मिलती है। और ये क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं हम इन शब्दों को? ये हमारे सेंटेंसेस को और भी ब्यूटीफुल और बहुत भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आपके पास ये वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसे, दो या दो से अधिक शब्दों को, कंपाउंड सेंटेंस अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम बनाते हैं। उनको जोड़ने के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? कंजंक्शंस। दो सिंपल सेंटेंसेस को किसकी हेल्प से जोड़ा जाता है? कंजंक्शंस की हेल्प से, ठीक है, या इंटरजेक्शंस की हेल्प से इनको जोड़ा जाता है और ये फिर क्या बन जाते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? वर्ड दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस टुगेदर, जो दो सेंटेंसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? कंजंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, ठीक है, बट ऑल्सो, सो, दैट, ये सब के सब क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। इंटरजेक्शन भी आपके पास यही शब्द होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ये क्या होते हैं? आउटबर्स्ट ऑफ वर्ड पीपल से दैट व्हेन दे आर प्लेइंग फॉर टाइम, जब वो टाइम के अकॉर्डिंग प्ले कर रहे होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये वर्ड्स ऑटोमेटिक फिट हो जाते हैं। जैसे वेल, नाउ, हे, सो, ओनली, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? आपके इंटरजेक्शंस, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा मैं कुछ चेक पॉइंट्स दे रही हूँ, ये आपको करने हैं, अपनी कॉपी में उतारने हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ढूंढना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन से हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये आपको बताना है सेंटेंस में, ठीक है। अच्छे से सेंटेंस को देखिएगा और उसके हिसाब से आपको इसे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू दी सेशन 6, कम्युनिकेशन स्किल्स, पार्ट ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सेशन 6, राइटिंग स्किल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स फॉर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? क्वांटिफायर्स के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? जनरली क्वांटिफायर्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्वांटिफायर्स क्या चीज़ होते हैं हमारे पास। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ नाउन, ठीक है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ नाउन, ठीक है, जो संज्ञा की अमाउंट को या क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर, ठीक है। या बेसिकली हम यूँ कहें कि जो क्वांटिटी बताए, जिससे हमें पूरे सेंटेंस में क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कितने अमाउंट में क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, वो क्या कहलाते हैं? क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब ये हमारे दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। नाउन कितने तरीके की होती है? काउंटेबल नाउन्स
जो हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास क्वांटिफायर्स कितने तरीके के होते हैं नाउन की फॉर्म में, कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। या हम यूँ कहें तो नाउन कितने प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। इसके अलावा नाउन के और बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एज ए क्वांटिफायर इनको पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आपके पास कौन से होते हैं, ये वो से वर्ड्स होते हैं या वो सेंटेंस में प्रयोग किए जाने वर्ड्स वाले शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि कितनी मात्रा में क्या चीज़ खरीदी गई, क्या चीज़ ली गई, ठीक है। देखिए, विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड। वो नाउन्स होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं, यानी मात्रा जिनकी बताई जा सकती है, जिनकी संख्या को गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे 4 बुक्स, ठीक है, 4 बुक्स, 1 बुक, एन एप्पल, ठीक है, 10 एप्पल्स या 1 डजन बनाना, ठीक है, 1 kg एप्पल। कैन वी काउंट इट, इज इट, यस ना, हम लोग काउंट कर सकते हैं इनको। बुक्स कितनी, 1 बुक, 10 बुक्स, कितनी संख्या हो गई, 10 बुक्स। एन एप्पल, 1 एप्पल, kg ऑफ एप्पल, 1 किलो एप्पल, 1 डजन बनाना, 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन में कितनी होती हैं, 12 बनाना, तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कितनी है, अब आप देख सकते हैं काउंटेबल नाउन्स क्या हो सकती हैं, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये हमारे पास सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी। सिंगुलर मतलब एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती हैं। 1 एप्पल, एन एप्पल, सिंगुलर हो गई। 1 kg ऑफ एप्पल क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। बुक, 1 बुक, बुक्स, मैनी बुक्स, 10 बुक्स, कितनी हो गई, प्लूरल हो गई, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स, जबकि वो नाउन होती है जिनको संख्या तो होती है उनकी, लेकिन वो काउंट नहीं की जा सकती। जैसे हेयर, ठीक है, बाल, हमें पता है कि ये प्लूरल हैं और बहुत सारे हैं, संख्या है इनकी, बट वी कांट काउंट देम। मिल्क, टाइम, दूध की केवल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है कि वो कितना है, लेकिन दूध में, लीटर्स में, लिक्विड्स में ये मेज़र किया जाता है, लेकिन कितना दूध है, कैसा दूध है वो मेज़र नहीं किया जा सकता, केवल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। मनी, क्या बात कर रहे हो, टाइम, ये सब क्या हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन जो है, एक चीज़ खास है, अनकाउंटेबल फॉर्म्स जो होती हैं वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। वो प्लूरल होते हैं, लेकिन होती फॉर्म कैसी होती है उनकी, सिंगुलर, ठीक है। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल हेयर, हेयर क्या है, अपने आप में प्लूरल है, लेकिन हम लिखते क्या हैं, माई हेयर इज़ ब्लैक, ठीक, क्या कहूँगी, माई हेयर इज़ ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। तो कोई एक बाल तो काला नहीं है, सारे के सारे बाल काले हैं। बाल क्या हैं, अपने आप में ही प्लूरल हैं, बट हमने क्या किया, माई हेयर इज़ ब्लैक, इज़ ब्लैक, मेरा बाल काले हैं, ठीक है। तो इज़ किसके लिए प्रयोग होता है, जबकि इज़ हमेशा सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। हेयर के साथ हम हेयर्स तो नहीं लगा रहे, ओनली हेयर ही कह रहे हैं, तो वो यूज़ कैसे होती है, सिंगुलर, होती क्या है, प्लूरल, ठीक है। अब देखिए क्या क्या काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ कौन कौन से हमारे क्वांटिफायर्स यूज़ होते हैं। मैनी, आप देख रहे हैं ये एक काउंटेबल नाउन है। मैनी, फ्यू, अ फ्यू, वेरी, ठीक है, अ नंबर, सेवरल, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, कपल ऑफ, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक।
जबकि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं, मच। मैनी की जगह क्या यूज़ हो गया, मच। रिमेंबर इट, मच। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, मैनी। अ फ्यू, फ्यू, वेरी लिटिल। जबकि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ए लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल। ठीक है। अ बिट, बिट ऑफ। जबकि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अ नंबर ऑफ। ठीक है। काउंटेबल के साथ क्या, ए नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एप्पल। ठीक है। ए ग्रेट डील ऑफ, अनकाउंटेबल में हम क्या यूज़ करेंगे, ए ग्रेट डील ऑफ। जबकि यहाँ पर सेवरल शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अनकाउंटेबल में हम यूज़ करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। ठीक है। जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज वी कैन से। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है। अ बिट ऑफ। जबकि यहाँ पर हम इसी के लिए कपल ऑफ भी या मेजॉरिटी ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।